जय हिंद दोस्तों। आज हम विषय लेकर के आए हैं किसान आंदोलन, जो किसान बिल है उस पर। आपने एक बहुत फेमस नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया। ये जवान और किसान हमारे देश के ऐसे दो पैर हैं जिनके ऊपर हमारा देश बहुत मजबूती से खड़ा है। सपोज करिए कि अगर किस जवानों को हम बहुत पुराने ज़माने की 303 अंग्रेज़ों के ज़माने की राइफल से रिप्लेस करके अगर हम उनको ऑटोमेटिक 403 राइफल्स देते हैं तो क्या होगा। और सपोज करिए कि हम कांग्रेस बीच में आ जाती है, या कांग्रेस छोड़िए या फिर कोई और विपक्षी दल जो अपना राजनीति में किस्मत चमकाना चाहता है वो अगर आ जाता है बीच में, तो क्या वो विरोध करेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल विरोध करेगा। वो ये कहेगा जवानों से कि अरे आपके इतनी अच्छे 303 अंग्रेजों के जमाने के राइफल जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में युद्ध लड़ा वो छीन लिए जाएंगे, और फोर्स ए के जो ऑटोमेटिक एडवांस 403 है वो पता नहीं काम करे या ना करे, तो जब दुश्मन सामने खड़ा होगा तो आपको गोली मार देगा। ऐसे दोस्तों हमारे कान भरे जाएंगे हमारे जवानों के। पर कोई भी नेता ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि जवानों के यहाँ, हमारी आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स जो पूरी डिफेंस है उसके यहाँ बहुत मजबूती से एक एक सिक्योरिटी लेयर है जो ऐसे फालतू के लोग घुस करके उनके काम नहीं भर सकते। तो वो खेमा तो हमारा सुरक्षित है ऐसे कीड़े मकोड़ों से। समझ रहे हैं आप? अब बात आती है किसान की, जो हमारे दूसरे पैर है। क्या वो खेमा सुरक्षित है? नहीं दोस्तों, वो खेमा इजिली अप्रोचेबल है, वो खेमा इजिली बरगला दिया जाता है नेताओं के द्वारा और विपक्षी दलों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, बहुत से और लोगों के द्वारा। समझ रहे हैं ना? अब आप कहेंगे मैं ये क्या बातें कर रहा हूं, मैं बरगलाने की बातें कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किसान बिल जो आया है, जो किसान कानून बनने वाला है, वो क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, उसका पहला पॉइंट है, जो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उसका पहला पॉइंट है कि किसान जो है वो, किसान क्या मतलब, कोई भी व्यक्ति फसल को रख सकता है, अपने अपने स्टोर रूम में रख सकता है। पहले क्या था, जो आवश्यक वस्तुएं थी जैसे दाल हो गई, अनाज हो गए, इन सब चीजों को स्टोर नहीं किया जाता था, क्योंकि इनसे दाम बढ़ जाते थे और लोग इसे काला बाजारी करते थे। तो बड़े बड़े साहूकार वगैरह क्या किया करते थे, वो अपने यहाँ जमाखोरी कर लेते थे, इसको जमाखोरी कहते हैं। वो जमाखोरी कर लेते थे और जब दाम बढ़े आते थे उन चीजों के तब बेचते थे, और जब दाम कम रहते थे तो वो उसको नहीं बेचते थे, वो अपने यहाँ ही रखे रहते थे। वो वेट करते थे कि दाम कब बढ़े और कब बढ़े, बहुत ज्यादा दाम, महंगे दामों पर ही बेचते। तो उससे हमारे देश में अनाज का संकट छा जाता था। समझ रहे? और तब उसके बाद ये एक कानून आया, उसके बाद उस कानून के थ्रू ये जमाखोरी बंद कर दी गई। ठीक है, अब फिर से भाई जमाखोरी स्टार्ट करने का कानून आ गया है। लेकिन दोस्तों, पहले के सिनेरियो में और अब के सिनेरियो में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। पहले जो है जमाखोरी के जरिए कालाबाजारी होती थी, परंतु आज, अगर आज के परिदृश्य में देखें, हमारे देश में अनाज, गेहूं, चावल, इन सब का जो उत्पादन है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। वर्ल्ड में शायद हम फर्स्ट कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करते हैं। अभी चाइना ने अभी लाखों टन गेहूं हमसे खरीदा है, कई करोड़ रुपए का, शायद 250 या 300 करोड़ रुपए का चावल चाइना ने अभी हमसे कोरोना वायरस के चलते अभी उसका शायद अभी उत्पादन नहीं हो पाया था, हमसे खरीदा है। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, सपोज करिए कि आपने बहुत सारी फोटोज भी ऐसी देखी होंगी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एफसीआई है ना, उसके यहाँ जो गोदाम होते हैं, उसके गोदामों में बहुत सारा अनाज रखा रहता है। कितनी सारी फोटोज, कितने सारे वीडियोस आप लोगों ने न्यूज में ऐसे ही देखे होंगे कि सड़ रहा है गेहूं, बारिश हो रही है, सड़ता जा रहा है। अब क्यों सड़ता जा रहा है? उसका जो भंडारण है, उसका जो जमा करना है, उसका जो राइट्स है, अधिकार है, वो सिर्फ
गवर्नमेंट के पास है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वही उसको इकट्ठा करके रख सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति इकट्ठा करके नहीं रख सकता। इवन किसान भी जिसने गेहूं बोया है, फसल पैदा की है, वो भी नहीं रख सकता दोस्तों इकट्ठा करके। उसको जमाखोरी कहा जाएगा और उसको जेल हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, आज की डेट में वो गेहूं सड़ आता है, बाहर पड़े पड़े चूहे खा रहे हैं, सड़ रहा है, बहुत कम गेहूं जो है हमारे गोदामों में सुरक्षित रह पाता है, बाकी बहुत सारा गेहूं बर्बाद जाता है। अब इस कानून के आने की वजह से कोई भी व्यक्ति, वो जो किसान है वो भी, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी उस गेहूं को अपने यहाँ रख सकता है, भंडारण कर सकता है। अब आप दोस्तों कहेंगे तो जमाखोरी हो जाएगी, है ना, और फिर से काला बाजारी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कानून तो भले ही है जमाखोरी के खिलाफ, काला बाजारी के खिलाफ, लेकिन फिर भी जिसको जमाखोरी करनी है, जिसको काला बाजारी करनी है, वो अपने यहाँ जमाखोरी कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, रिश्वत दे रहा है और उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जो नहीं कर पा रहा है इन आइटम्स को जमा, वो है साधारण सा किसान, साधारण सा इंसान, वो साधारण सा आदमी जो खराब काम नहीं करना चाहता, जो काला बाजारी करने का जिसका उद्देश्य नहीं है, वो ऐसे काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कानून ही नहीं, वो कानून के खिलाफ नहीं जाएगा। तो इसलिए अब ये कानून ही आ गया कि हाँ, अब आप उसको जमा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला कानून है। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इस कानून के आने की वजह से मैं एक नटशेल में समरी वे में कह देता हूं कि हमारा अनाज जो है बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं, वो है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग। ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो आज की डेट में किसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग है क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग करना। आज की डेट में अगर कोई किसान जो है, सपोज करिए मैं एक किसान हूं, मैंने देखा अरे गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे पैसा, 25 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है मार्केट में, मंडियों में 25 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है और मैं इस साल बहुत अच्छी गेहूं पैदा कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं गेहूं की फसल बोऊंगा। पर जब सच में जब फसल कटाई का समय आएगा, और तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि भाव गिर जाते हैं। 25 रुपए से मैंने आशा की थी 25 रुपए के हिसाब से कमाऊंगा, अब वो गेहूं 16 रुपए किलो हो गया, और जो मेरा फायदा जो बिचौलिए उठाना चाहते हैं मुझसे वो 10 रुपए किलो में खरीद लेंगे गेहूं। तो कहां मेरी आशा थी 25-30 रुपए के गेहूं बेचने की, जिस सपने को लेकर के मैंने गेहूं बोया था, वो सपना तो मेरा पूरा का पूरा टूट गया ना। मैं सपनों से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना, कि मैंने सपना देखा और सपने से आके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई चलो 25 रुपए में जब मेरे गेहूं की फसल बढ़ेगी, मैं अपने सपने को ही बेच दूंगा 25 रुपए किलो गेहूं। नहीं दोस्तों, वो मैं नहीं कर सकता। तो सरकार ने क्या किया है, इस नए बिल में क्या किया है, कंपनीज आपके पास आएंगी, कंपनीज आपके पास आकर के बोलेंगी कि देखिए मैं एक बहुत बड़ी कंपनी, दोस्तों आपने बहुत बड़ी कंपनियों का नाम सुना होगा, टाटा कंपनियां हैं, सनफीस्ट है, बहुत सारी कंपनी जो बिस्कुट बनाते हैं, पार्ले जी की कंपनीज का नाम सुना होगा। बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो छोटे मोटे गेहूं नहीं खरीदती, बहुत सारे गेहूं खरीदती। वो मुझ जैसे बहुत सिंपल से किसानों के साथ आकर के कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, साइन करेंगी कि भाई देखिए आप गेहूं बोइए इस साल, ठीक है, अपने खेत में गेहूं बोइए और मैं आपको देती हूँ 30 रुपए किलो के हिसाब से। जब आपकी पैदावार हो जाएगी मैं आपको 30 रुपए किलो के हिसाब से आपसे गेहूं खरीद लूंगी, ये कंपनी कहेगी। तो क्या बुरा है दोस्तों, एक किसान को अगर बहुत कम पैसे मिल रहे थे, अब वो कंपनी खरीदने के लिए बाध्य है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छी सुविधा यह है कि जब वो गेहूं 30 रुपए, उस समय जब गेहूं की पैदावार हो जाएगी, गेहूं की कटाई का समय आएगा, तो वो कंपनी बोलेगी आप मुझे अपना गेहूं दे दीजिए 30 रुपए किलो में, मैं रेडी हूं खरीदने के लिए, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हमने जो साइन किया था बहुत पहले। ठीक है, तो किसान क्या करेगा, उसको 30 रुपए किलो में गेहूं दे देगा। अब सपोज करिए जब वो 30 रुपए किलो गेहूं में उसको बेच रहा है, ठीक है, उस समय बाजार में गेहूं बिक रहा है सिर्फ 10 रुपए किलो, जो पुराने जमाने में बेचा जाता था। तो वो पर्टिकुलर किसान बहुत शान से बोलेगा कि देखो मैंने तो गेहूं 30 रुपए किलो में बेचा है, बाकी सब 10 रुपए किलो में बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के थ्रू एग्रीमेंट किया है।
इसमें एक बहुत बढ़िया बात दोस्तों ये भी है कि किसान को अपने फसल काटने के बाद उसको मंडी तक नहीं ले जाना पड़ेगा। सोच सुन रहे हैं ना दोस्तों, मंडी तक नहीं ले जाना पड़ेगा, दूसरे मार्केट नहीं ले जाना पड़ेगा, दूसरे शहर नहीं ले जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य नहीं ले जाना पड़ेगा दोस्तों, कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। कंपनी खुद अपना बड़ा सा ट्रैक्टर्स ला के उसके खेत की सामने खड़ी कर देगी, भैया किसान बाबू आप भरिए हमारे ट्रक्स और ट्रैक्टर्स अपने गेहूं से, जो 30 रुपए किलो का हमने जो करार किया था पहले, उससे आप भरिए, वी आर रेडी, और ये लीजिए 30 रुपए किलो के हिसाब से इतने लाख रुपए का चेक। तो क्या है दोस्तों, किसान आत्महत्या करेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या किसान आत्महत्या करेगा जिसके पास पैसे आ जाते हैं? किसान दोस्तों आत्महत्या इसीलिए करता है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। उसने सोचा था कि मैं 30 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं बेचूंगा, अब वो बेचारा इतना गरीब है, मार्केट में 10 रुपए रेट है, तो सारे सपने तो उसके वहीं टूट गए ना। तो वो आत्महत्या कर लेता है। बच्चों की स्कूल फीस देनी है, माँ बाप बीमार है, उनका कर्जा उतारना है, कितने सारे काम होते हैं। किसान कभी कभी बहुत खुद ही बीमार पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं दोस्तों। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर आता हूं। सपोज करिए कि मार्केट में गेहूं जो है, जब वो किसान कंपनी को बेच रहा है 30 रुपए किलो के हिसाब से, अब वो बढ़ करके 50 रुपए किलो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वो बढ़ करके 50 रुपए किलो हो जाता है। जी हां दोस्तों, उस समय भी किसान उसको 30 रुपए किलो के हिसाब से ही बेचेगा। लेकिन इस बारे में आप देखिए दोस्तों, किसान को कितनी मानसिक शांति है। उसने जब गेहूं बोए, उसने पहले ही अपना बजट बना लिया, हाँ भाई मैंने फसल के ऊपर इतना खर्चा किया, फर्टिलाइजर इतने खर्चा किए, ट्रैक्टर का इतना लगाया, पानी का बिल इतना आया, बिजली का बिल इतना आया, मजदूरों की मेहनत इतनी आई है, मेरी खुद की मेहनत इतनी आई है, ये सब मेरे एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है। इसके बाद अगर मैं 30 रुपए किलो बेचता हूँ तो इतना मोटा प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ। तो वो बहुत बड़ी मानसिक शांति में रहेगा, उसको वो शायद अच्छी तरह से जिए, उसका लाइफ स्टाइल बढ़ जाएगा। समझ रहे? ये होगा दोस्तों। अभी तो किसान फांसी लगा के मर रहा है, भूखे बच्चे मर रहे हैं, कपड़ा उसके तन पे पहनने के लिए नहीं है। जो लोग बाहर दिल्ली की बॉर्डर्स पे धरना दे रहे हैं दोस्तों, उनको आप देखिए जाकर के, उनमें से वो बहुत किसान तो देखिए दोस्तों अनपढ़ होता है, उसके पास सिर्फ एक काम होता है, खेती करना। मैक्सिमम किसान की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं हर किसान की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे किसान वैज्ञानिक रूप से सोचने में भी सक्षम है और बहुत पढ़े लिखे भी हैं। पर दोस्तों मैं वो प्रश्न उठा रहा हूं, सरकार जो बिल लेकर के आई है वो 86% उन किसानों के लेके आई है जिनकी भूमि 6 हेक्टेयर से भी कम है, जो छोटे छोटे किसान हैं। बड़ा किसान तो देखिए दोस्तों अपनी नैया पार लगा लेता है, दूसरे को लूट करके या मूर्ख बना करके, या फिर नहीं भी बनाया अपनी मेहनत से, उसके पास अगर लॉस भी अगर उसको हो तो भी वो झेल लेता है दोस्तों, बड़ा किसान। तो जो मध्यम लेवल का छोटा किसान दोस्तों ये सब लॉस और चीजें नहीं झेल पाता, लॉस वगैरह, समझ। तो यहाँ पे ये होगा। तो ये है कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग। अब इसमें मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि लेट सपोज की कंपनी बोलती है कि नहीं देखिए, हमने 30 रुपए का तो करार आपके साथ किया था, पर अब मेरी लेने की इच्छा नहीं है, मेरी कंपनी डूब गई है, हम वी आर गोइंग बैंकरप्ट, हम लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, हम किसान से सामान नहीं खरीद सकते। अब तो किसान दोस्तों क्या होगा, उसने तो करार कर लिया था 30 रुपए बेचने का, क्या वो जाके फिर से 10 रुपए किलो में बेचेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसका समाधान ये है दोस्तों कि एसडीएम को साफ साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा कोई केस अगर उनके पास आता है तो विद इन 1 मंथ उसको पूरी तरह से सॉल्व किया जाए और किसान के पक्ष में ही फैसला सुनाया जाए। फैसला किसान के पक्ष में ही होगा। तो यहां पे किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी को माल बेचे। अब देखिए दोस्तों, दूध का उत्पादन देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज दूध खरीदती हैं फार्मर्स से। वहां पे किसान क्यों, वहां पे जो हमारा किसान है, डेयरी उत्पादक है, वो रोता क्यों नहीं है दोस्तों? मैंने खुद एक डेयरी में जाकर के समर ट्रेनिंग की थी। हम लोग समर ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि दूर दूर से जो दूध वाले होते हैं वो हमारी कंपनी को ला करके अपना दूध बेचते हैं, वो लोग क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हैं? वो तो दोस्तों पैसे में खेल रहे हैं, दूध उत्पादक वाले। हमारा वर्ल्ड में वी आर वन ऑफ द टॉप प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड। मिल्क का प्रोडक्शन तो नीचे नहीं जा रहा है दोस्तों, बहुत कमा रहे हैं लोग। अगर आप भी दूध डेयरी का बिजनेस खोलते हैं बहुत पैसा कमाएंगे। सिर्फ गेहूं में ही क्यों, सिर्फ खेती में ही क्यों? क्योंकि खेती को आप कंपनीज को नहीं बेच सकते, खेती से उपजा पैसा आज की डेट में कोई किसान नहीं बेच सकता। सिर्फ और सिर्फ उसको मंडी में जाकर के ही बेचना है। अगर किसान अपना पैदावार ऑनलाइन नहीं बेचता है तो वो एक जुर्म है आज की डेट में।
पर सरकार ने बोला है कि ठीक है, इस बिल के माध्यम से अगर आप मंडी में नहीं बेचना चाहते तो मत बेचिए, लेकिन बेचना चाहते तो बेचिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई दूसरा व्यक्ति आपको पैदावार के अच्छे भाव दे रहा है तो आप उसको बेच दीजिए, ऑनलाइन बेच दीजिए। सरकार ऑनलाइन सिस्टम भी लाने का एक लाने वाली, जिसमें जो हमारे फार्मर्स हैं डायरेक्टली ऑनलाइन उसको बेच सकते हैं। आप OLX में बैठे बैठे अपना सामान नहीं बेच देते हैं, ऑनलाइन बेच देते हैं ना, तो एक फार्मर को क्यों नहीं अधिकार है अपना खेती का सामान ऑनलाइन बेचने का? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। दोस्तों, अधिकार नहीं है तो होना चाहिए। इस बिल के माध्यम से वो अधिकार किसानों को जरूर मिलेगा। मेरी सब किसानों से हाथ जोड़ करके विनती है दोस्तों, आप बिल को पढ़िए, अपने दोस्तों के बहकावे मत आइए, अपने लीडर्स के बहकावे मत आइए। आप सिर्फ ये देखिए, आप बिल पढ़िए दोस्तों, उसमें क्या लिखा है, आप सिर्फ उस पे चलिए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब आपको लॉस होगा तो यही लीडर, यही नेता जो आपको ले जाके दिल्ली के बॉर्डर्स पर खड़े होकर आपसे नारे लगवा रहे हैं, आपको धूप में खड़े हैं, ठंडे पानी की बौछारें आप पे पड़ रही हैं, आप ठंड से ठिठुर रहे हैं, जब आप खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं वहां पे, दोस्तों जब आपको पैसे का लॉस होगा, कोई नेता, कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा दोस्तों, कोई नहीं आएगा मेरे किसान भाइयों, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। कि आपको ये सोचना होगा, यह आपकी जीवन का प्रश्न है, ये आपको स्वयं सोचना होगा, इसमें कोई हेल्प करने नहीं आएगा, समझ रहे? और लेट्स सपोज मैं दूसरा सिनेरियो लेता है कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का। उसमें अगर कि सपोज करिए पैदावार जो है उस समय मार्केट रेट चल रहा है 50 और कंपनी ने आपको 30 दे दी, तो दोस्तों जहां तक मुझे पता है आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी हो सकते हैं। किसान उस कॉन्ट्रैक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, पर कंपनी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बाहर नहीं हो सकती। समझ दोस्तों? ऐसा ही आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो स्टॉक मार्केट में होता है दोस्तों, वहां पे भी जाके देखिए किसान भाइयों, वहां पे जाके देखिए कि अगर आपको अनाज बेचना है फ्यूचर्स में, वायदा कारोबार करना है, तो आप एक प्राइस ले लेते हैं भैया, हम आपसे 3 महीने बाद इस प्राइस पे आपको अनाज बेचूंगा। जब हम ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं दोस्तों, तो किसान पीछे क्यों रहे? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी से आपके खेत में सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू पानी आएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके यहाँ बिजली आएगी तो सिर्फ इससे आपका जीवन सुधर जाएगा? मित्रों, सुधरेगा, पर सिर्फ एक लेवल तक ही सुधरेगा। उसके ऊपर सुधारने के लिए आपको हाई क्लास अच्छी लाइफ जीने के लिए दोस्तों आपको अच्छे कानून की जरूरत ही पड़ेगी, और उस कानून के तहत आपको कोई लूट नहीं सके, वही कानून चाहिए दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि अभी आप लाइफ अच्छी जी रहे हैं, तो पूरे देश को पता है कि किसान कैसी लाइफ जी रहे हैं। मुझे यहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, सब पूरे देश को पता है किसान कैसी लाइफ जी रहे हैं। ये जो सरकार बिल लाई है सिर्फ उनको एक लाइफ अच्छी करने के लिए लाई है, समझ रहे हैं ना? तो मैंने 2 मीटिंग्स सरकार के साथ हो चुकी हैं। पहली मीटिंग में सरकार ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ने मुझे अभी तक कोई भी रिटर्न में इस बिल की खामियां ला करके नहीं दी है, रिटर्न में खामियां ला करके नहीं दी। वो लोग कह रहे हैं कि एमएसपी सरकार नहीं हटाए। सरकार तो एमएसपी वैसे ही नहीं हटा रही है। एमएसपी पे मैं आपको बहुत बड़ी बात अब बताने जा रहा हूं। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस पे क्या होता है कि एफसीआई यानी कि सरकार आपसे, सपोज करिए गेहूं का है रेट, सरकार ने कह दिया हम आपसे 20 रुपए या सपोज करिए 30 रुपए के किलो के हिसाब से हम आपसे गेहूं खरीदेंगे, ठीक है? तो दोस्तों मेरे किसान भाइयों, आपने पैदावार कर ली है अगर, तो जाइए बेचिए जाकर के एफसीआई गोदामों में 30 रुपए किलो गेहूं। आप नहीं बेच सकते। वहां पे बैठा ऑफिसर वो बोलेगा, वो महाकरप्ट ऑफिसर है, वो आपसे ये बोलेगा कि हमारा पूरा गोदाम फिल है किसान भाई, आप चले जाइए, आप जाकर के अपना कहीं और जाकर के बेचिए, मेरा पूरा गोदाम इस समय फुल है, मेरे यहाँ कैपेसिटी रखने की जगह ही और एक्स्ट्रा अनाज रखने की जगह ही नहीं है। ये बोलेगा एफसीआई का ऑफिसर बैठा हुआ किसान से। अब किसान क्या कहेगा? किसान तो यही बोलेगा कि सरकार के पास जगह नहीं रखने की, मैं क्या करूं? फिर दोस्तों वो कहां जाएगा? वो जाएगा मंडी, एपीएमसी, जिसको आपने सुना होगा, वो बहुत नाम आजकल प्रचलित है। मंडी जाएगा वहां पे। अब वहां पे कौन होता है? वहां पे आपको सामना करना पड़ेगा दलालों से, समझ रहे हैं ना? वहां पे सामना करना पड़ेगा बिचौलियों से, लूटा जाएगा दोस्तों आपको। वहां पे लूटा क्या जाएगा? अभी भी जा ही रहा है।
₹30 किलो आप एफसीआई में सामान ₹30 किलो के हिसाब से गेहूं आप गवर्नमेंट ने कहा है आपसे खरीदेगी, पर उसके जगह नहीं रखने के लिए, तो किसान अपने गेहूं सड़ाएगा? नहीं दोस्तों, वो नहीं सड़ाएगा, वो जाके मंडी में बेचेगा, भैया ₹10 किलो के हिसाब से ही मेरा गेहूं ले लो, कम से कम मेरी जेब में कुछ पैसे तो आएंगे, अपने बच्चों को कुछ खिला तो सकता हूँ, भले ही मैंने ₹20 किलो पर ₹20 खर्च किए थे 1 किलो गेहूं पैदा करने में, आप सिर्फ ₹10 किलो ले लो। अब मैं खेती धंधा छोड़ रहा हूँ, मैं जाऊंगा शहर जा रहा हूँ और मजदूरी करूंगा, बिल्डिंग्स बनाऊंगा, ईंट पत्थर ढोऊंगा, गारा ढोऊंगा, मैं वो करूंगा, उससे खेती नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हो चुका है इसका। फांसी मुझे नहीं लगानी, मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं खेती नहीं करूंगा। ₹20 किलो की मेरी लागत है, आपको मैं बेच रहा हूँ ₹10 किलो में, आप ले लो। कम से कम ₹10 किलो के हिसाब से कुछ पैसा तो आएगा, मैं खाना तो खा सकूंगा। वो ये होता है दोस्तों, ये होता है, इसलिए किसान आत्महत्या करता है। किसान दोस्तों, अब जिस एफसीआई अधिकारी ने आपसे अनाज खरीदने के लिए मना कर दिया था, जिसने कहा था कि उसके गोदाम फुल हो गए हैं, वो क्या करेगा, वो मंडी में जाएगा और वहाँ पे जाके जो आपने ₹10 किलो के हिसाब से अनाज भेजा है, उसी को वो ₹15 किलो के हिसाब से वहाँ पे चुपके से खरीदेगा और अपने एफसीआई के गोदाम में ला करके भर लेगा और रजिस्टर में आपका नाम लिख देगा। और तो दिखाएगा क्या, और आपका जब वो नाम लिखेगा तो वो दिखाएगा कि मैंने आपके नाम से ₹30 किलो में अनाज खरीदा है। तो दोस्तों, कागज़ पे लिखा उसने ₹30 किलो आपके नाम से, और ख़रीदा उसने वहाँ पे ₹15 किलो के हिसाब से फ्रॉम द मंडी। तो उसको सीधा सीधा ₹15 का प्रॉफिट ये भ्रष्टाचार करके हो गया। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर कंपनी आके उसके घर के उसके खेत के आगे ट्रैक्टर लगा दे, बड़े बड़े ट्रक्स खड़ी कर दे, बोले किसान भाई ये लो ₹30 किलो के हिसाब से चेक पकड़ो लाखों रुपए का, और जितना आपने गेहूं बोया सब हमारे ट्रक में ला दो, मैं जा रहा हूँ अपने पार्ले जी के बिस्कुट बनाने, सनफीस्ट के बिस्कुट बनाने, मैगी नूडल्स, आटा नूडल्स, जो भी नूडल पुडल बनाने हैं, मैं अपनी कंपनी बनाएगी। वो भी अपना बजट बना के रखती है बस दोस्तों, वो भी बजट बना के रखती है, उसको भी अच्छा ही है, तो आपसे ले जाएगा तो आपके लिए अच्छा ही है ना। कंपनियां हम कितना सामान खरीदती हैं देश से, बहुत सामान खरीदती हैं भाई, हमारे देश की कंपनी आ रही है, कोई अगर टाटा कंपनी हमारे देश की ही है, सनफीस्ट बिस्किट बनाती है, पार्ले जी कंपनी हमारे देश की कंपनी आ रही है, तो क्या खराब है दोस्त? आप मुझको ये बताइए, जो अगर पार्ले जी कंपनी को बिस्किट बनाने वो गेहूं से बनते हैं, अगर वो आपसे गेहूं लेकर नहीं लेंगे तो वो किसी ना किसी से तो जाके लेंगे ही। अगर आपसे वो ₹30 किलो में गेहूं नहीं लेते हैं तो वो ₹50 किलो जाके उस बिचौलिए से लेंगे, समझे आप वही बिचौलियों को बेचोगे ₹10 में, कंपनी खरीदेगी ₹50 में, किससे? बिचौलियों से। सारा मोटा पैसा किसके पास गया दोस्तों? बिचौलियों के पास गया, और जो दलाल है उनके पास गया, उनकी लाइफ अच्छी हुई, सब उनके लिए अच्छा हुआ। मंडी हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं है। वैसे भी सरकार ने कहा है कि मोदी जी का मैंने भाषण अभी सुना, तो उन्होंने बोला है कि मंडियों को आधुनिक करना चाहते हैं। दोस्तों आधुनिक करिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब रूल ही चेंज कर देते हो ना, तो वो आपके ऊपर बहुत बड़ा चेंज लाता है, समझ रहे हो? और यहाँ पे सरकार ने रूल चेंज करके बहुत बड़ा काम किया दोस्तों, आपको सैल्यूट करना चाहिए ऐसी सरकार को जो आपके बारे में सोचती है। लेकिन आप अपने बारे में भी सोचना अब शुरू कीजिए, समझे? आप स्वयं अध्ययन कीजिए, एक अकेले कोने में जाइए, आसन लगाइए, योग मुद्रा में ऐसे ध्यान करिए, आप देखिए आपकी पुरानी लाइफ कैसी थी, ठीक है? इस बिल में ये चीजें हैं, उससे क्या 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 होगा दोस्तों। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स में होता है वो तो होता ही है, और जो डराया जाता है, होगा ये होगा वो होगा ये होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, अरे भैया वो सब तो बुरा बुरा जो आपको आपके लीडर्स बता रहे हैं, जो आपको बहका रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं आपसे, वो जो डरा रहे हैं, होगा ये, फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये तो वो तो आपके साथ ऑलरेडी हो ही रहा है ना। ये तो एक ट्राई है सरकार का अच्छा करने के लिए, सहयोग करिए सरकार का, समझ रहे दोस्तों? तो ये है। तो दोस्तों इसमें तीसरी बात इस बिल के अंदर ये है कि किसान अपना सामान, अपना जो फसल है, जो फसल का जो उत्पादन उसको वो कहीं भी बेच सकता है। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कहाँ बेच सकता है, मैंने देखा है कुछ नेताओं को वहां बोलते हुए कि कहाँ बेच सकते हैं, जगह बताओ कहाँ बेच सकते हैं, मैं जाके बेच दूंगा, वो ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, पहला तो ये है कि आप मंडी के अलावा जाकर के बेच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपने किसी से, किसान भाई ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट किया, और किसी से उसका रिलेशन है, किसी से
अगर आप पहले से बात अगर आपकी हो गई है कि भाई मुझे मंडी में सामान नहीं बेचना, मुझे इस पर्टिकुलर जा करके दूसरी मंडी में जाके बेचना है, वहाँ जहाँ पे ज़्यादा मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो वहाँ जाके बेच सकता है। लेकिन आज की डेट में इस बिल से पहले वो एक अपराध माना जाता था कि आप कहीं नहीं बेच सकते, आप एक रेगुलर प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को फॉलो करिए, वहीं पे जाएंगे, आप वहीं पे बेच सकते हैं। आप किसान जो है उस चीज को अपने आप भंडारण करके भी रख सकता है और थोड़े समय बाद उसको बेच भी सकता है। हाँ, लेकिन दोस्तों इसमें आप ये देखिए, किसान एक गरीब होता है, वो अपने आप भंडारण नहीं कर सकता। एक गरीब किसान होता है, वो चाहता है जैसी मेरी फसल कटी मुझे हाथ के हाथ ही कोई उसको खरीद करके ले जाए, वो ये चाहता है, वो भंडारण नहीं कर सकता। समझ रहे हो, वो भंडारण नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान कर सकते हैं। समझ रहे, अब वो किसान चाहे तो उसने थोड़ा पैसा खेती में लगाया, तो थोड़ा पैसा अब वो भंडारण में भी लगाए। मेरी सजेशन हर किसान को ये है, हर किसान को, कि अपने यहाँ थोड़ी सी भंडारण क्षमता रखिए अपने छोटे से लेवल पे। सपोज करिए आपने 100 गेहूं पैदा किए, तो 50 नहीं तो 25 नहीं तो एटलीस्ट 20 अपने यहाँ छोटा सा एक गोदाम ऐसा कुछ करने की व्यवस्था करिए जहां पे आप उसको भंडारण कर सके, बाकी का बेच दीजिए गेहूं। और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ भाई अब गेहूं के भाव बाजार में अच्छे हो गए, तो मैं अपना जो भंडारण किया था गेहूं वो बेच दूंगा, वो आप बेच सकते हैं। लेकिन आज की डेट में भंडारण करना एक जुर्म है। इस बिल के आने के बाद वो जुर्म नहीं रहेगा, आप कर सकते हैं। ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। ठीक है दोस्तों, आप उस अपने फसल को कहीं भी आप बेच सकते, ऑनलाइन बेच दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन सरकार प्लेटफॉर्म लाने वाली, सरकार ये रूल लाई है ना, बिल लाई है, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आएगा। आप सामान देखते हैं ऑनलाइन पे कितना बिकता है, मैंने खुद ही अपने सामान कितना ऑनलाइन पे बेचा है। समझ रहे, छोटे छोटे से सामान जो यूज कर लेते हैं, सेकंड हैंड हो जाता है ना, फ्रिज हो गया, पुरानी मोटरसाइकिल हो गई, पुराना स्कूटर हो गया है? कितने सामान होते हैं हमारे घर में जो आप लोग डेली डेली डालते रहते हैं, आप यहाँ डाल दीजिए। फेसबुक पे अगर आपको डालना है, भाई मेरे पास 50 किलो गेहूं या 100 किलो गेहूं पड़ा है, मैं इतने दाम में बेचना चाहता हूँ, आप बेच दीजिए, कोई मना नहीं करने वाला, तो आप बेच दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, आपको ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं 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 मुझे ज्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे उन्हीं बिचौलियों के पास जाना है, मुझे उन्हीं लोगों के पास जाना है, उसी मंडी में जाके फिर से वहीं बेचना है सामान, तो वो भी आप बेच सकते हो। कौन सा खत कहाँ जा रहा है, वो भी मंडी कहीं भाग नहीं जा रही, वहां जाके भी आप बेच दो। लेकिन दोस्तों आप ये याद रखिए कि पंजाब के किसान सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, और जहां तक मैंने पढ़ा है, पंजाब में जो मंडियां हैं उस पे उसका सबसे बड़ा कमीशन, या ये कह सकते हैं कि उस पे सबसे बड़ा स्वामित्व वहाँ के नेताओं का है। वहाँ के नेताओं ने काफी अपना एक पोर्शन खरीद रखा है मंडियों में कि भैया इतना पैसा हो कमाओगे तो इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा। लेकिन इस बिल के बाद वो बेचारे दलाल और बिचौलिए क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? अब से तो वही लोग फांसी लगाएंगे, मुझे तो लगता है। समझ रहे हैं, अब से वही लोग फांसी लगाएंगे, अब वही झेलेंगे, वो वही आपको बरगला रहे हैं ताकि उनकी रोटी बंद ना हो जाए, उनके घर का चूल्हा बंद ना हो जाए, इसलिए वो आपको बरगला रहे हैं, जाकर के आप धरना प्रदर्शन करिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़े हंसने की बात ये है कि ये पर्टिकुलर किसान बिल पंजाब राज्य के ऊपर लागू ही नहीं होता है, क्योंकि पंजाब की जो सरकार है उसने एक रिजोल्यूशन अपने आप पास कराया है जिसके तहत ये बिल पंजाब के किसानों पर लागू नहीं होता, पर फिर भी वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, आप स्वयं समझिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।